गुड आफ्टरनून टू ऑल। लास्ट सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कि किस तरह से जहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है, ठीक है, और उसके ऊपर फ्रिक्शन भी लग रहा है तो उसके अंदर हम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे थे और हमने डिफरेंट केसेस डिस्कस किए थे कि अगर ऑब्जेक्ट आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है तब उसके अंदर वर्क डन कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, और या फिर अगर आपका जो एक ऑब्जेक्ट है या कोई भी हमने वेट लिया, मेटेलिक ब्लॉक लिया, वो आपका मूव कर रहा है इंक्लाइन सरफेस पे, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर भी या तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, तो उसके अंदर क्या वर्क डन होगा, क्या एक्सेलरेशन होगा। इसी से रिलेटेड ये सारा कुछ फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन, इन सब से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे कि लॉन रोलर होता है, ठीक है, जो उसको ग्रास को कट करने में हेल्प करता है। तो आपने ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसको पुश करना इजी होता है या फिर उसको पुल करना इजी होता है। तो इन शॉर्ट बोलते हैं कि उसको पुल करना ज्यादा इजी है इंस्टेड ऑफ किसके, पुश करने के। तो हम उसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि पुलिंग अ लॉन रोलर इज इजी इन कंपैरिजन टू किसके, पुश के। तो कैसे होगा, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसके फिगर देखिए। हमने बोला कि ये हमारा मान लीजिए एक रोलर है, ठीक है, और यहाँ पे ये इसका क्या हो गया, हैंडल। इस तरह से कुछ फिगर होती है। अब हम दोनों सिचुएशन देखेंगे इसकी, हम देखेंगे पुल वाली सिचुएशन में भी इसके अंदर फ्रिक्शन निकालेंगे, हम पुश वाली सिचुएशन में भी इसके अंदर फ्रिक्शन निकालेंगे। हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि पुल वाली कंडीशन में इसके अंदर फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है या पुश में ज्यादा लग रहा है। अगर पुल में ज्यादा लग रहा होगा फ्रिक्शन तो उसको वहां पे पुल करना ज्यादा हार्ड होगा, और अगर पुश वाली सिचुएशन में लग रहा होगा तो उसको पुश करना ज्यादा हार्ड होगा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, फिगर बना के उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ओवरऑल जिस भी पॉसिबल डायरेक्शन में फोर्सेस लग सकती है या उसके कोई कंपोनेंट बन सकते हैं वो बनाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं पुल की। पुल करेंगे तो फोर्स आपकी इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है, ऐसे आप आगे की तरफ इसे पुल कर रहे हो, ठीक। अब आप ये देखो कि हमारा ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो जो फोर्स है वो हमारी इंक्लाइंड हो गई है, और कितने एंगल पे गई, वो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हो गई है, ठीक। दूसरी चीज, ये हमारा ओवरऑल रोलर है, तो इसका वेट काम करेगा आपका एमजी डायरेक्शन में नीचे, और इसको रिएक्टिंग फोर्स नॉर्मल होगी, वो होगी आर, ठीक। तो यहाँ पे किसके कंपोनेंट बनेंगे, जो भी एक एंगल पे जा रहा होगा, ठीक है, जो भी ऑब्लिकली थिंग होती है आपकी। तो यहाँ पे देखिए हमारी एंगल पे जा रही है फोर्स, ठीक। जब फोर्स एंगल पे जा रही है तो इस फोर्स के हमारे पास दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट जाएगा आपका इस डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा, और एक जाएगा इस डायरेक्शन में एफ साइन थीटा, ठीक। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इस केस में इसके लिए फ्रिक्शन निकालना है। दूसरा डायग्राम हमारा कैसे बन जाएगा कि हमने रोलर लिया, यहाँ पे इसका हैंडल, और इस बार इसमें फोर्स लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे थीटा से कंपेयर किया तो इधर क्या लग जाएगा, इसका एफ कॉस थीटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा इसका एफ साइन थीटा। इधर ही क्या एक्ट करेगा, इसका वेट एक्ट करेगा, और इस डायरेक्शन में क्या लग जाएगी, आपकी रिएक्टिंग फोर्स लग जाएगी, ठीक। अगर आप पुल कर रहे हो, आप इधर मूव कर रहे हो, तो फ्रिक्शन फोर्स ऑटोमेटिकली आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। अगर आप क्या कर रहे हैं, इसे पुश कर रहे हैं, तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स क्या होगी, वो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। मतलब कि जो भी आपके अप्लाइड फोर्स है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगनी है, आपके फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। तो अगर ये हमारा पुश है, इधर पुश लग रहा है, तो इसकी फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आपकी इसके ऑपोजिट। तो वो डायरेक्शन होगी आपकी कहीं ना कहीं ये, ठीक है। और जब आप क्या कर रहे हो, उसको पुल कर रहे हो, तो इसके अंदर फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन जाएगी दिस वन, एफ के, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, हमें यहाँ से निकालना है इसकी जो फ्रिक्शनल फोर्स है कि वो दोनों केसेस में कितनी लग रही है। सबसे पहले इसकी जो इक्वेशन है उसको कंपेयर कीजिए। देखिए हमें इन्हें देखेंगे, यहाँ पे ये वाली इक्वेशन को देखिए, आपको फर्स्ट पुल वाली सिचुएशन में क्या मिल सकता है कि आर प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू किसके, आपका एफ कॉस थीटा के, सॉरी एफ कॉस थीटा मीन वेट इज इक्वल टू वेट। वेट कितना है हमारे पास, mg है, आप इसे ओवरऑल इस तरह से भी लिख सकते हैं mg, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पुश वाली सिचुएशन में देखते हैं, इसके अंदर अब इक्वेशन कंपेयर करने लगो, तो अब कितना जाएगा ये आपका r इज इक्वल टू में mg प्लस एफ साइन थीटा, ठीक, ये इक्वेशन हो जाएगी। दूसरी चीज, हमें फ्रिक्शनल फोर्स पता है
कि फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी पे कितनी लगती है। एफ के की अगर मैं आपके यहाँ पे वैल्यू पूछने लगूं, जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, एफ के होता है म्यू आर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्टिंग फोर्स, ठीक है। इसी तरह से अगर हमें यहाँ पे निकालना है एफ के, तो कितना आएगा आपका म्यू के इंटू आर। अब देखिए दोनों ही केसेस में, हम पुल के केस में भी और पुश के केस में भी, दोनों में हम ये निकाल चुके हैं अपना जो रिएक्टिंग फोर्स है, यहाँ से निकल जाएगी। इसमें रिएक्टिंग फोर्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, आर इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। इस केस में यही आएगा और यहाँ पे कितना है आपका प्लस में है, रख दीजिए वैल्यू को, तो यहाँ पे तो आपको मिलेगा एफ इज इक्वल टू म्यू के, आर की वैल्यू है हमारी एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे हमारी फ्रिक्शन फोर्स ये आ गई और इस केस में फ्रिक्शन फोर्स कितनी निकलेगी आपका, एफ इज इक्वल टू म्यू के, आर की वैल्यू इज एम जी प्लस एफ साइन थीटा। अब इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए, यहाँ पे देखिए जब हम पुल वाले सिचुएशन में निकाल रहे थे हमारी फ्रिक्शन फोर्स इतनी आ रही थी, ठीक है। जब हम पुश के सिचुएशन में निकाले तो हमारी फ्रिक्शन फोर्स इतनी आती है। यहाँ पे आप सारी चीज कंपेयर करो, यहाँ पे आप वेट में से किसी भी टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। हमने क्या लिया, जो भी हमारे पार्ट है उसमें से वो टर्म माइनस में जा रही है, तो ओवरऑल अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, इन दोनों फ्रिक्शन फोर्स को कंपेयर करें, यहाँ पे वैल्यूज और ज्यादा ऐड हो रही है और यहाँ से वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो अल्टीमेट जो आपका पुल सिचुएशन है उसमें फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, कम लग रहा है, और जो आपका पुश की सिचुएशन है वहां पे फ्रिक्शन फोर्स कितना वैल्यू ऐड होने के बाद और ज्यादा लग रही है। तो इन दोनों को कंपेयर करने के बाद आप ये बोल सकते हैं कि एक लॉन रोलर को पुश करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है इन कंपैरिजन टू पुलिंग के, क्योंकि पुल के अंदर आपका फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगी, तो आपको उसे मूव करने में इतना ज्यादा प्रेशर, इतना ज्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी। आप जितना भी मैक्सिमम उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स लगा रहे हो उससे वो मूव कर जाएगी, ठीक है। बट अगर आप पुश करते हो तो फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए आपको पुल से डबल फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पे ज्यादा हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पुल करना ज्यादा इजी होता है कि पुश करना ज्यादा इजी होता है। मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसकी फिगर बनाएंगे। फिगर के अंदर आप जो भी फोर्सेज है, जो भी पॉसिबल डायरेक्शन में आपकी फोर्सेज लगती हैं, हम उनमें क्या कर देंगे, उनको बिल्कुल उस पर्टिकुलर एंगल के साथ, उसके कंपोनेंट के साथ बनाते हैं, ठीक है। अब बनाने के बाद अगेन वही काम बचता है, इक्वेशंस को कंपेयर करो, इक्वेशंस बनाओ, ठीक है। तो हमारी इक्वेशंस बनके यहाँ पे दोनों का जो फ्रिक्शनल फोर्स है, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, वो निकल जाती है और एक में कितनी आ रही है, माइनस में वैल्यू कुछ नेगेटिव में सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो यहाँ पे पुश वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, वो टर्म ऐड हो रही है। तो आप दोनों को कंपेयर करके बोल सकते हो कि अगर मैंने इसको बोला, चलो हम इसको एफ डैश बोल देते हैं, पुश वाली सिचुएशन में एफ डैश, तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि जो आपका एफ डैश के है वो ग्रेटर देन है एफ के, और ये फ्रिक्शनल फोर्स कब है, जब पुश कर रहे हो, और ये फ्रिक्शनल फोर्स कब है, पुल में, ठीक है। तो पुल में फ्रिक्शन कम लगेगा तो आपको उसे मूव करना ज्यादा इजी होगा, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है कि अगर हम अभी तक हम क्या कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे कि आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया या फिर इंक्लाइन प्लेन हो गया, अप और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं तो उस केस में उस बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी कि वो प्रॉपर वो जो टर्न है वो ले सके, उसकी स्पीड कितनी होगी, आपको ये चीज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब इसमें भी हमारे दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक तो होती है हमारी लेवल रोड और एक होती है हमारी बैंक्ड रोड, ठीक है। लेवल रोड का मतलब होता है कि बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से एक लेवल में, एक हॉरिजॉन्टल लेवल में है, ठीक है, दोनों पार्ट उसमें कैसे सीधा है और आपका कार उसके ऊपर ट्रेवल कर रही है, कर्व्ड आया वो बिल्कुल लेवल में चली जाएगी, ठीक है। तो ये तो लेवल रोड हो गई। और आपका बैंक रोड होती है जिसमें आपके जो कर्व्ड होते हैं वो इस थोड़ा सा झुकाव के साथ होते हैं, लाइक आपका जो कार भी है वो कैसे जा रही है, ऐसे झुकाव के साथ जा रही है, जैसे मोस्टली हिल स्टेशन पे देखा होगा, हिल स्टेशन पे कई बार तो कैसे होते हैं, बिल्कुल लेवल पे टर्न्स होते हैं, ठीक है, जस्ट आपको लेवल पे टर्न करना होता है। और कई बार क्या होते हैं कि आपके वो थोड़े से इस तरह से इंक्लाइन हो जाते हैं और आपकी कार को इस तरह से वहां पे रोटेट करके जाना होता है। तो दोनों ही केसेस में आपको कैलकुलेट करना है कि किस तरह से जो बॉडी है वो सर्कुलर मोशन को कर पा रही है वहां पे, ठीक है, उसके अंदर फ्रिक्शन कितना लग रहा है। दूसरी चीज आप कैलकुलेट करते हैं
कि उस बॉडी के अंदर स्पीड कितनी है कि वो अपने उस पाथ को छोड़ के आगे की तरफ नहीं लेके जा रही है, वो प्रॉपर टर्न ले पा रही है, वो कंप्लीट टर्न ले पाती है। तो आपको मैक्सिमम स्पीड बतानी होती है, हमने कैलकुलेट करना है वो मैक्सिमम स्पीड और वो एंगल कि किस एंगल के साथ वो ऑब्जेक्ट, वो कार उस सर्कुलर पाथ में, चाहे वो आपका लेवल रोड हो चाहे वो आपका बैंक रोड हो, उसमें वो अपना प्रॉपर सर्कुलर टर्न ले सके। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, कितनी फोर्स होती है, कहाँ पे किसकी वजह से लगती है। तो सबसे पहले अभी हम डिस्कस करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, आपको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे लेवल रोड का और बैंक रोड का। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, ठीक है, तो उसके टूवर्ड्स सेंटर, उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लगती है अलोंग इट्स रेडियस, उसके जो रेडियस है और सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगी जिसको बोल जाते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से जो ही रिस्पॉन्सिबल होती है एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में एक सर्कुलर मोशन करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो उस फोर्स को क्या बोला जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। यहाँ पे अगर हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स लें, हमने बोला कि आपका अगर एक स्टोन है, ठीक है, मैंने उस स्टोन को एक धागे से बांधा, एक थ्रेड से बांधा और मैं इस तरह से रिवॉल्व कर रही हूँ, तो उसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, कहाँ पे लग रही है, तो डायरेक्शन हमने फिक्स कर दी कि अलोंग इट्स रेडियस एंड टुवर्ड्स इट्स सेंटर कौन सी लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। बट यहाँ पे जब स्ट्रिंग और हम स्टोन की बात कर रहे हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहे हैं, तो जब आप एक थ्रेड के साथ स्टोन को रिवॉल्व करेंगे तो उस थ्रेड के अंदर जो टेंशन क्रिएट होगा वो टेंशन क्या देगा, वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, जिसकी वजह से स्टोन आपका सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा। और अगर आप उसे एकदम से छोड़ देते हैं तो आप देखते हैं कि वो हाई वेलोसिटी से बिल्कुल स्ट्रेट चला जाता है। ठीक है, क्योंकि सर्कुलर पाथ में जो आपका वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल लगती है, तो और हर एक पॉइंट पर वो अपनी डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है। तो अगर हमने बोला कि ये हमारा सेंटर है, ठीक, इस डायरेक्शन में क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, और इस डायरेक्शन में क्या होती है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है। हर एक पॉइंट पर आप देख सकते हैं यहाँ पे वेलोसिटी होगी तो यहाँ पे क्या होगी, इसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी, तो वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट के अंदर टेंजेंशियल लगती है और फोर्स कहाँ पे लगी, टुवर्ड्स इट्स सेंटर अलोंग इट्स रेडियस। ठीक है, रेडियस के अलोंग लगेगी। अब दूसरा एग्जांपल आप ये बोल सकते हैं कि अगर एक कार है, ये एक साइकिल है, वो आपका रोड पर टर्न लेना चाहती है, वो सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, वो एक सर्कल में रिवॉल्व की जाती है, तो वहां पे उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है, तो जो आपके टायर्स हैं और जो ग्राउंड है उनके बीच में एक फ्रिक्शन बनता है, वो फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है कि वो जो आपका टायर है उसकी वजह से टायर और सरफेस के बीच में फोर्स लगती है, ठीक, और कौन सी फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूअसली मोशन करता रहता है। तो इस केस में जो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा वो देगा टायर और सरफेस के बीच में जो आपकी फोर्स लग रही है वो क्रिएट करेंगे फ्रिक्शन फोर्स, और वो फ्रिक्शन फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगी सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। दूसरा एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल आप ये बोल सकते हैं, जैसे हम प्लैनेट की बात करें, ठीक है, तो जो प्लैनेट है वो अराउंड दी सन रिवॉल्व कर रहे हैं, अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, तो वहां पे उसको सेंट्रीपिटल फोर्स किस फॉर्म में मिलती है, तो जो प्लैनेट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, वो अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से जो प्लैनेट है वो अपनी ऑर्बिट में लगातार रिवॉल्व करते रहते हैं, वो अपनी ऑर्बिट को छोड़कर कहीं और नहीं जाते हैं, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पे क्या करती है, प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट और आप इससे एग्जांपल बोल सकते हैं, जैसे कि हमारा एटम है, एटम के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इन दी ऑर्बिट, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस, तो वहां पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करा रहा है, वो अट्रैक्टिव फोर्स जो कि बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस लग रही है, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके कि कैसे कैसे सेंट्रीपिटल फोर्स किस फॉर्म में आ रही है, तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो डिफरेंट फॉर्म से प्रोवाइड होती है। ठीक, तो हमें यहाँ पे पढ़ना है, जब हमारी कार या कोई बस वो एक सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रही है तो उसकी कितनी मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए जिसकी वजह से वो एक प्रॉपर टर्न ले सके। ठीक है, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला कैसे होगा, हमें पता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू कितना, mv² ओवर आर। दूसरी चीज, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर मोशन है, हम लीनियर वेलोसिटी की बात नहीं करेंगे, हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, तो वी नो द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी।
वो कितना होता है, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। अगर आप यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो f की वैल्यू आपको मिल जाती है यहाँ से एम आर ओमेगा स्क्वायर, आप लिख सकते हैं। तो ये है हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू किस टर्म में, एंगुलर टर्म में। ठीक है, अब हमें करना है क्या क्वेश्चन आपका कि अगर हमारी एक कार है वो एक लेवल रोड पे सर्कुलर मोशन करती है तो वो कैसे मोशन कर पाती है और कितना उसको मैक्सिमम स्पीड की जरूरत होती है। ठीक है, तो रीजन तो वही होगा क्योंकि जो उसके बीच में जो टायर्स हैं और जो ग्राउंड सरफेस है वो फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है जो कि उसको बाहर नहीं जाने देती, प्रॉपर वो सर्कल कवर करके वो सर्कुलर मोशन करने देते। तो रीजन तो ये हो गया। अब उसको मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लीजिए आप एक बार। ये हमारा सर्कुलर मोशन हो रहा है और ये है लेवल रोड। ठीक है, बिल्कुल मान लो हॉरिजॉन्टल सरफेस ही हो गया बट वो कर्व्ड है आपका। ठीक, यहाँ पे आपकी जो कार है वो मूव कर रही है, ये मान लीजिए इसके टायर से। तो आप देखिए अब इसका जो ओवरऑल वेट है, हमने बोला ओवरऑल वेट इसका कितना हो गया आपका mg हो गया। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, किस फॉर्म में मिल रही है, फ्रिक्शन फोर्स की फॉर्म में मिल रही है। दोनों टायर्स क्या कर रहे हैं, उसको फ्रिक्शन फोर्स दे रहे होंगे। हमने बोला कि जो फर्स्ट टायर है वो उसको दे रहा है F1 और इस तरह से जो हमारा सेकंड टायर है वो क्या दे रहा है, उसको F2 दे रहा है। इनको बैलेंस कौन कर रही होगी, आपकी रिएक्टिंग फोर्स। हमने बोला इसकी रिएक्टिंग फोर्स R1 हो गई, इसकी रिएक्टिंग फोर्स कितनी हो गई, R2 हो गई। ठीक है, अब यहाँ से आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले ये देखिए आपके जो R1 और R2 है ओवरऑल मिलके किसको बैलेंस कर रही है यहाँ पे, इसके वेट को। तो एक इक्वेशन हमें सीधी सीधी मिल सकते हैं कि R1 प्लस R2 कितना हो गया हमारा mg हो गया। ठीक है, हमें एक इक्वेशन यहाँ से ये मिलती है। दूसरी इक्वेशन अगर हम बात करें फ्रिक्शन फोर्स है तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होती है हमारे लिए, एफ के होता है जनरली म्यू के इंटू आर, ये टर्म होती है। तो अगर मैं इससे F1 की वैल्यू निकालने लगूं तो आप निकालेंगे म्यू 1 R1। ठीक है, क्योंकि दोनों ही काइनेटिक फ्रिक्शन लगा रहे हैं तो जो कोफिशिएंट है वो दोनों के लिए कैसा होगा, आपका सेम होगा। सिर्फ वो डिपेंड किस पे करेंगे, उसकी रिएक्टिंग फोर्स पे। तो F1 की वैल्यू कितनी होगी, म्यू R1। सिमिलरली F2 की वैल्यू कितनी बोल सकते हैं हम लोग, म्यू R2 बोल सकते हैं। टोटल फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी है हमें, तो टोटल फ्रिक्शनल फोर्स कितनी हो जाएगी हमारे पास, टोटल फ्रिक्शनल फोर्स रहेगी अगर हम दोनों को ऐड कर दें मतलब कि F बन जाएगा आपका F1 प्लस F2। दोनों की वैल्यू रखिए कितनी होती है, म्यू R1 प्लस म्यू R2। म्यू अगर हमने यहाँ से कॉमन लिया तो वैल्यू कितनी बनी, R1 प्लस R2, और हमें पता है R1 प्लस R2 कितना हमारे पास mg। तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें म्यू mg। तो ये ओवरऑल कितनी आ गई हमारी, टोटल फ्रिक्शन फोर्स निकल गई है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है इसके अंदर, हम निकालना चाहते हैं इसकी स्पीड कि ये कितनी मैक्सिमम स्पीड लेगा। हमने फ्रिक्शन फोर्स तो कैलकुलेट कर ली है बट अब हम और क्या निकालना चाहते हैं, इसकी मैक्सिमम स्पीड निकालना चाहते हैं। ठीक, अब अभी आपको बताया कि इस केस में जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसकी वजह से लगी, फ्रिक्शन की वजह से लगी। ओवरऑल फ्रिक्शन हमने निकाला वो कितना है हमारा, म्यू mg आया। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी थी हमारे पास, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है F इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए आपकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो फ्रिक्शन की या तो जस्ट इक्वल होगी या फिर उससे कैसे हो सकता है, फ्रिक्शन आपका ग्रेटर देन हो सकता है, कम वैल्यू नहीं हो सकती। अगर फ्रिक्शन कम हो गया तो आपका क्या हो जाएगा कि आप टर्न पे लेते लेते कई बार क्या हो जाता है कि वो स्लिप हो जाती है। ठीक है, अगर फ्रिक्शन वहां पे कम हो गया तो टर्न पे जो आपका कार है वो स्लिप मार जाएगी। तो उस चीज को कम करने के लिए वहां पे फ्रिक्शन होना चाहिए, और वो फ्रिक्शन कितना होना चाहिए आपका, या तो इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स की होना चाहिए या फिर उससे वैल्यू कैसी होनी चाहिए, उसकी ग्रेटर होनी चाहिए ताकि वो प्रॉपर टर्न ले सके। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि आपकी जो वैल्यू है फ्रिक्शनल फोर्स की वो कितना है, म्यू mg। वो या तो ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल होगा किसके, हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स के, दैट इज mv स्क्वायर ओवर r। हमें यहाँ से ये रिलेशन मिलता है। ठीक है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स लगी फ्रिक्शन से और फ्रिक्शन आपका ज्यादा होना चाहिए तभी वो आपका टर्न पे प्रॉपर लाइक सर्कुलर मोशन जो अपना कवर कर पाएगी। अभी यहाँ से हमें निकालना क्या है, उसकी स्पीड। ठीक है, स्पीड क्या है आपका v, आप m कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम v की वैल्यू निकालने लगे तो v की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, इस केस में
हम क्या कर रहे हैं, म्यू जी ग्रेटर देन लेस टू वी स्क्वायर ओवर आर। वी स्क्वायर की अगर हम वैल्यू निकालने लगे तो हो जाएगा आपका म्यू आर जी, और अगर हम एग्जैक्ट वी की वैल्यू निकालने लगे तो वो चाहिएगी हमें अंडर रूट में म्यू आर जी। तो ये वो आपका मैक्सिमम स्पीड है जो आपको रिक्वायर्ड होती है कि आप जब एक सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो प्रॉपर सर्कुलर मोशन करने के लिए आपको मैक्सिमम इतनी स्पीड की जरूरत होती है। अगर इतनी स्पीड नहीं है तो बॉडी वो प्रॉपर सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो इतना फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं करेगी, या फिर आपका जो कार है या फिर आप जिस भी व्हीकल से जा रहे हो वो क्या कर जाएगी, उस टर्न पे जाके स्लिप कर सकती है। ठीक है, तो प्रॉपर वो सर्कुलर मोशन करने के लिए हमें जो मैक्सिमम स्पीड की जरूरत होती है वो कितना होता है, अंडर रूट में म्यू आर जी। ठीक, यहाँ पे देखिए सेकंड केस हमारा सर्कुलर मोशन हो रहा है कार का, जब वो एक बैंक रोड पे है। सबसे पहले आप फिगर समझिए। ठीक, अभी क्या है कि इस तरह से वो कर्व होके जा रही है, एक तरफ से झुकाव आ रहा है। आप देखते हो कई बार की जब हम टर्न लेते हैं कार में एक तरफ नीचे की तरफ हो जाती है, दूसरी तरफ से थोड़ा ऊपर की तरफ होती है। अगर इस तरह की थोड़ा उठी हुई रोड हो तो उसको बोलते हैं हम लोग बैंक रोड। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि वेग तो काम कर रहे हैं नीचे की तरफ mg, फ्रिक्शन फोर्स लगी है टायर और सरफेस के अंदर, तो वो भी आपको ऑब्लिकली लगेगी, क्योंकि अभी क्या हो गया, हल्का से टर्न आ गया तो इस तरह से फोर्स लगेगी। तो मैंने इसलिए इस फिगर के अलोंग बाहर की तरफ आपके फोर्स की जो आपका फ्रिक्शन फोर्स लग रही है वहां पे उसके कंपोनेंट बना दिए हैं, क्योंकि वो ऑब्लिकली लग रही है तो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ में थीटा एंगल बनेगा, तो उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। सिमिलरली रिएक्टिंग फोर्स होती है सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर। अगर सरफेस आपका इस तरह से है तो रिएक्टिंग फोर्स जो नॉर्मल फोर्स है वो लगेगी यहाँ पे। अभी हमारा ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है तो रिएक्टिंग फोर्स यहाँ पे होगी, तो वो भी कैसे जा रही है, एंगल के साथ लग रही है। तो हमने जो वर्टिकल सरफेस है उसको बेस मानते हुए एक एंगल बनाया कि वो कितने एंगल पे जा रही है, हमें बोला कि वो थीटा एंगल के पे है। तो यहाँ से आपकी जो रिएक्टिंग फोर्स है वहां उसके भी हमें दो कंपोनेंट मिल जाते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट मिला हमें आर कॉस थीटा, तो सेकंड कंपोनेंट मिला हमें आर साइन थीटा। अब हमें क्या करना है, वही इक्वेशन बनानी है सबसे पहले। तो इक्वेशन अगर हम देखते हैं कि जो आपका फोर्स लग रही है अलोंग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, तो उसको आप कैसे बता सकते हो। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपकी इस डायरेक्शन में देखो, यहाँ पे आर साइन थीटा है और एफ कॉस थीटा है, दोनों एक डायरेक्शन में जा रही है, और उसको बैलेंस करने के लिए क्या लगेगी, उसके इक्वल, वो किसके इक्वल लग रही है, हमारी सेंटीपिटल फोर्स के बराबर, क्योंकि सेंटर इधर है, सेंटीपिटल फोर्स इधर लगेगी। तो यहाँ पे आपके दोनों ही फोर्स कौन सी, एफ कॉस थीटा और प्लस आर साइन थीटा, वो किसके इक्वल, हमारी सेंटीपिटल फोर्स, और वो कितनी होती है आपकी mg स्क्वायर ओवर आर। फर्स्ट एक इक्वेशन तो हमें ये मिल गई। अब सेकेंड इक्वेशन अगर हम कंपेयर करें तो सेकेंड इक्वेशन क्या मिल सकती है, आप ये वाली टर्म देखिए, इधर mg नीचे है वेट, फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है, एफ साइन थीटा है, और उसको बैलेंस कौन सी टर्म कर रही है आपकी, आर कॉस थीटा कर रही है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे बनेगा आपका एफ साइन थीटा प्लस mg इज इक्वल टू में किसके, आपके आर कॉस थीटा के। ठीक है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई, फर्स्ट ये और सेकेंड ये। हम ओवरऑल निकालना क्या चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं इसकी स्पीड। हमारे पास दो इक्वेशंस है, इन दोनों को आपस में डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, हमें निकालनी क्या है, हमें तो अपनी स्पीड v की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो उसको करने के लिए यहाँ पे देखो एफ कॉस थीटा और आर साइन थीटा में दिखाई दे रहे हैं, तो हम सेकेंड इक्वेशन को भी इसी टर्म से बना लेते हैं कि एफ वाली और आर वाली साइड एक तरफ आ जाए। कैसे बन जाएगा ये, इसको हम लिख सकते हैं एफ साइन थीटा माइनस आर कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। ठीक है, अब ये हो गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ओवरऑल। अब हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकेंड को अगर डिवाइड करें तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आप इसे लिखो कि आपका एफ कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा ओवर एफ साइन थीटा माइनस आर कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे md स्क्वायर आर ओवर mg, तो m से m तो कैंसिल आउट हो गया, तो टर्म क्या बनी है आपकी यहाँ पे सीधी सीधी v स्क्वायर ओवर rg। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब निकालना क्या है आपको,
बी की वैल्यू निकालनी है। बी की वैल्यू को और कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हमें पता है कि आपका एफ ओवर आर टर्म क्या होती है, म्यू। तो इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करो, इस वैल्यू में डालो कि आपका एफ ओवर आर वाली टर्म आ जाए। ठीक है, तो एफ ओवर आर वाली टर्म के लिए हम क्या कर दें, हमें कॉस नहीं चाहिए उसके साथ में, तो हम इस पूरे पार्ट को किससे डिवाइड कर दें, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, आर कॉस थीटा से। अगर हम आर कॉस थीटा से करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमने बोला डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, इस इक्वेशन के बाय किससे कर रहे हैं हम लोग, आर कॉस थीटा से। और ऐसा करने का मेन पर्पस, क्योंकि हमें क्या बनाना है, एफ ओवर आर की टर्म बनानी है जो कि कोफिशिएंट होता है म्यू। हम लोग निकाल सकते हैं, अगर हमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता होता है हम इजीली म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और कॉस और कॉस कितना हो जाएगा, कट के सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो हमें कहीं ना कहीं ये जो इतने सारे ट्रिग्नोमेट्री वाले टर्म मिल रही है वो खत्म हो जाएंगी हमारी। तो ऐसा करने के बाद इक्वेशन क्या बन जाती है यहाँ पे, आपका एफ ओवर आर कॉस थीटा, कॉस से कॉस कटा, एफ ओवर आर कितना होता है म्यू, प्लस आर साइन थीटा ओवर आर साइन कॉस थीटा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा कितना होता है हमारे पास, टेन थीटा, 6 ओवर यहाँ पे एफ साइन थीटा ओवर आर कॉस थीटा, तो एफ ओवर आर कितना आएगा म्यू, और साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेन थीटा, तो ये टर्म बन जाएगी आपका म्यू टेन थीटा, और माइनस में ये 1 आर कॉस थीटा ओवर आर कॉस थीटा, कितनी वैल्यू आ गई 1, इज इक्वल टू हमारी जो टर्म थी एज इट इज चल रही है डी स्क्वायर ओवर आर। सिंपली अब क्या करो, इस वाली टर्म को इधर भेज दो प्रोडक्ट में, आर जी क्या वैल्यू मिल जाएगी हमें, वेलोसिटी की, दैट इज कितना, v इज इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट में हमारे पास वैल्यू आर जी ब्रैकेट में यहाँ पे म्यू प्लस टेन थीटा ओवर म्यू टेन थीटा माइनस 1। ये कौन सी वैल्यू आ गई, आपके मैक्सिमम स्पीड है जो कि हमें चाहिए होती है। अगर हमारी कार बैंक रोड पे एक सर्कुलर मोशन करती है तो हमें मैक्सिमम कितनी स्पीड की जरूरत होती है, ये जरूरत होती है। ठीक है, वहां पे अगर आपका वो बिल्कुल इंक्लाइन कितना हो जाए, म्यू की वैल्यू जो कोफिशिएंट है, ठीक है, फ्रिक्शन कितना है, बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, आपका बिल्कुल जीरो हो जाए, तो जो म्यू की वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। म्यू की वैल्यू जीरो होते ही ये टर्म कितनी आपकी खत्म, खाली कितनी बच जाएगी आपकी जो वेलोसिटी है, अंडर रूट में आर जी। ठीक है, तो ये हमारा मैक्सिमम स्पीड निकालने का तरीका होता है अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बैंक रोड पे रिवॉल्व करता है। तो दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेवल रोड के भी और बैंक रोड के भी।